हाय एवरीवन, मेरा नाम है सोनू बालोटिया और आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के चैप्टर नंबर 1 की, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसको हम 3 या 4 पार्ट के अंदर ख़त्म करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से इस चैप्टर को समझेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इस चैप्टर को इस तरीके से ख़त्म करेंगे कि आप बोलोगे कि साइंस को तो बहुत ही आसान बना दिया सर आपने। ठीक है, इतने अच्छे प्यारे नोट्स बनाए एकदम सिंपल लैंग्वेज के अंदर, बहुत अच्छी तरीके से समझते हुए चलेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा है वो है केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होती क्या है भाई। केमिकल रिएक्शन होती क्या है, जैसे कि मैंने मान लो NH3, ये क्या बोलता है, अमोनिया। देखो, इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl। ठीक है, उसको इन दोनों को रिएक्टेंट को अगर रिएक्शन कराते हैं इन दोनों की, अमोनिया और हाइड्रोक्लोराइड की, तो हमारे पास जो बनकर आता है वो आता है अमोनियम क्लोराइड, यानी कि NH4Cl। ठीक है, यानी कि हमने रिएक्शन करवाई, यही केमिकल रिएक्शन है। ये इस एरो के इधर जो लिखा है इनको बोलते हैं हम, क्या लोग बोलते हैं, प्रोडक्ट। याद रखोगे, ये चीज याद रखनी। क्या बोलोगे, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इनको, प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर एरो के राइट साइड में जो लिखा है उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। क्या ये बात सही है? ऐसा टीचर्स बताते हैं, जो कि रॉन्ग है। और ये रिएक्टेंट है, ठीक है, और ये प्रोडक्ट है, ये आपका राइट है। ठीक है, कुछ टीचर्स आपको रॉन्ग बताते हैं यूट्यूब के अंदर, आप उनको फॉलो मत करना। ठीक है, तो जो जिनके हमने रिएक्शन करवाई है वो क्या होते हैं, रिएक्टेंट, और जो बनकर तैयार होता है वो क्या होता है, आपका प्रोडक्ट होता है। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए आपको चीज। जो रिएक्टेंट है, ठीक है, जो यानी कि रिएक्शन करेंगे उनको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और जो बनकर आएगा उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। इतनी चीज याद रखोगे, आप बोलोगे यस सर। तो चलिए बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है भाई। केमिकल रिएक्शन, आप बार बार में बोल रहे हो कि केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं। केमिकल रिएक्शन होती है प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। क्या बोलना चाह रहा है, प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस, भाई नया सब्सटेंस बना। हमने जो रिएक्शन करवाई थी वो अमोनिया ही करवाई थी। आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होगा, NH3 का जो अमोनिया है उसका फॉर्मूला NH3 है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका फॉर्मूला HCl है। अभी तक आप सिर्फ इतना समझोगे कि ये अमोनिया था, इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ कराई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जो कि बनाया हमने अमोनियम क्लोराइड। एक नया सब्सटेंस बना दिया भाई, नया बनाना, इनके अलावा तो बनाना, कुछ डिफरेंट सब्सटेंस बनेगा केमिकल रिएक्शन के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर। एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट। ये बात दिमाग में रखनी है कि भाई नाइट्रोजन है ये, इस फॉर्मूले के अंदर N जो है वो है नाइट्रोजन, H जो है वो हाइड्रोजन है, H जो है हाइड्रोजन है, और Cl जो है क्लोराइड है। ऐसा नहीं है कि नाइट्रोजन का जाके ऑक्सीजन बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी कि जो एटम है, ये एटम होते हैं नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्लोरीन, ये एटम सेम ही रहेंगे इसके अंदर। भाई सब्सटेंस अलग बन जाएगा लेकिन एटम तो यही रहेंगे। बात आई समझ में? इसके अलावा ऑक्सीजन वगैरह कुछ भी नहीं आएगा अगर आपने कुछ रिएक्शन के अंदर आपने कोई एजेंट यूज नहीं किया है। ठीक है, तो NH3 प्लस HCl का जो एटम है वो सेम रहेगा प्रोडक्ट के अंदर। इतनी बात आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगी। फिर आपको 2 पॉइंट समझ में आए भाई। एक तो केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करने के 2 तरीके हैं। एक होता है केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करने का तरीका कि भाई एक नया सब्सटेंस बनेगा, प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। भाई इसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग है अमोनिया की, और जो अमोनियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड था उसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग थी, इन दोनों की थी। और जो अमोनियम क्लोराइड है उसकी प्रॉपर्टी कुछ अलग ही होगी, इनसे मिलती जुलती प्रॉपर्टी थोड़ी ना होगी, क्योंकि प्रोडक्ट ही अलग बन गया। तो पहली बात समझ में आई। दूसरी बात क्या बोल रहा है कि एटम चेंज नहीं होंगी, भाई इधर भी नाइट्रोजन है तो उधर भी नाइट्रोजन आएगा। इतनी बात आई समझ में। फिर उसके बाद में ओनली रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेकन प्लेस इन ए केमिकल रिएक्शन। रीअरेंजमेंट हो सकता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ था इधर, देखो, और ये दोनों रीअरेंजमेंट हो गई, आपस में मिल गए। मिले कि नहीं मिले, आप बोलोगे यस सर, मिल गए ना। इसी तरीके से आपको बताना चाह रहा है कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, अभी मैंने बताया था। फिर रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जिनकी रिएक्शन कराई जाती है,
द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। बहुत ही आसान है, जो केमिकल रिएक्शन के अंदर भाग लेते हैं उनको क्या बोलते हैं आप लोग? रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और जो बनकर आता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। बताओ इतनी चीजें याद हुई कि नहीं हुई? आप बोलोगे यस सर। देखो बहुत ही आसान तरीके से समझाया कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। केमिकल रिएक्शन वो होती है जिनके अंदर एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। हुआ कि नहीं हुआ? इधर देखो, अमोनियम क्लोराइड हुआ। सेकंड पॉइंट मैंने क्या बोला कि जो एटम है वो चेंज नहीं होगा केमिकल रिएक्शन के अंदर। आप बोलोगे यस सर। फिर मैंने थर्ड पॉइंट बोला कि रीअरेंजमेंट, यानी कि एटम को इस प्लेस से, यानी कि इनको आपस में प्लेस चेंज कर सकते हो आप, लेकिन एटम चेंज नहीं होगा। 3 पॉइंट आप बोलोगे यस सर, अच्छे से समझ में आए। मैंने समझाया कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन के अंदर भाग लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और जो बनकर आता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। उसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जैसे कि मैंने बता दिया था ये पहले ही कि NH3 अमोनिया है प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देख पा रहे होगे HCl, जो कि बना रहा है अमोनियम क्लोराइड। तो ये जो इधर वाले हैं ये क्या है? रिएक्टेंट्स हैं। और जो इधर वाले हैं ये क्या है? प्रोडक्ट है। इधर वाले ये क्या है? प्रोडक्ट है। जो लेफ्ट साइड में एलिमेंट है वो भी 3 है और राइट साइड में एलिमेंट है वो भी 3 है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, मैंने बता दिया था भाई एलिमेंट चेंज नहीं होगा। केमिकल रिएक्शन फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये चीज आपको आगे समझ में आएगी। ये नोट मैंने पहले डाल दिया है कि जो इधर मास होगा उतना ही उधर मास होगा। ठीक है, एटॉमिक मास आपको पता होगा, याद कर लेना, नहीं है तो एक वीडियो डालूंगा। ठीक है, उसके अंदर आपको एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, सब कुछ उसके अंदर बेसिक कवर करेंगे। ठीक है, उसको हम नाम देंगे साइंस इंट्रोडक्शन वीडियो। ठीक है, उसको आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर और वीडियोस के अंदर चले जाना, वहाँ पर आपको वीडियो अवेलेबल मिल जाएगी कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड। बिग लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास क्या होता है? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये चीज़ आगे समझेंगे हम। क्या आप समझेंगे? आगे समझेंगे। ठीक है, अभी तक ये आप इतना समझ में आया होगा कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। ये चीज़ जो है कि ये किसके ऊपर बेस है केमिकल रिएक्शन, तो हम बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये आगे समझेंगे, अभी तक ये छोड़ दो, थोड़ा सा पोर्शन आगे डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन? हमें कैसा पता चलेगा कि ये केमिकल रिएक्शन हो रही है? बताओ। तो उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि कुछ विशेषताएं होंगी कि हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही। इस बात को दिमाग में बैठाइए, उसको क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसके अंदर पहला है चेंज ऑफ स्टेट। क्या है? चेंज ऑफ स्टेट। आपको पता होगा कि चेंज ऑफ स्टेट क्या होती है। भाई स्टेट तो हमारे पास 3 होती है, एक होती है सॉलिड और एक होती है लिक्विड। क्या होती है? लिक्विड। और एक होती है गैस। क्या होती है? गैस। तो सॉलिड को हम लिक्विड के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, और लिक्विड को गैस के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? लिक्विड को सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करते हैं और गैस को लिक्विड के अंदर, और इसको गैस को सॉलिड को सीधे गैस के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ठीक है, इसको लिक्विड को सॉलिड में करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। और लिक्विड को गैस के अंदर करते क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं? वेपोराइजेशन। और सॉलिड को लिक्विड में करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। ये आपने क्लास 9th के अंदर पढ़ा होगा, जो कि अभी तक कुछ भी काम नहीं आने वाला। मैं समझाने वाला हूँ कि स्टेट होती है भाई कोई चीज़ या तो सॉलिड में यानी कि ठोस, जैसे कि पेन है, पेन के अंदर, यानी कि कोई चीज़ सॉलिड के अंदर उपस्थित हो सकती है, या कोई चीज़ लिक्विड जैसे कि पानी। ठीक है, कोई चीज़ पानी के अंदर जैसी भी हो सकती है, या फिर कुछ गैस है। भाई 3 ही चीज़ें तो हमारे अर्थ के ऊपर, एक सॉलिड, एक लिक्विड, एक गैस। तो वही बता रहा है कि चेंज ऑफ स्टेट। तो कुछ स्टेट होती हैं जैसे कि अमोनिया है। अमोनिया जो कि गैस है, अमोनिया जो कि है गैस, ध्यान में रखना। हाइड्रोजन क्लोराइड है, वो भी गैस है। आता है समझ में? ये दोनों गैस है। अगर इन दोनों गैस को एक साथ मिलाया जाए और रिएक्शन करवाया जाए तो जो बनेगा अमोनियम क्लोराइड, वो क्या बनेगा? सॉलिड। तो स्टेट चेंज हो गई। अगर स्टेट चेंज हो जाए तो क्या बोलोगे कि ये केमिकल रिएक्शन हुई है यहाँ पर। तो पहला तो मैंने बता दिया कि पहली विशेषता क्या है, अगर चेंज ऑफ स्टेट हो जाए कहीं पे भी तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे ये केमिकल रिएक्शन हुई है। तो आप लिखने का एग्जाम के अंदर कैसे लिखोगे? सिर्फ ये लाइन याद करोगे, सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज ऑफ स्टेट।
ये लाइन हमने जितने भी पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अंदर सबसे पहले लाइन यही छापनी है, ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा। और एक एग्जांपल जरूर याद करेंगे जिसके अंदर मैंने जी मेंशन किया है। ये आप सोच रहे होंगे ये क्या बवासीर फैला दी सर ने। जी का मतलब होता है गैस, मैंने नीचे लिखा है। एस का मतलब होगा सॉलिड, एल का मतलब लिक्विड, ए क्यू का मतलब एक्वस। तो यानी कि अमोनिया है वो गैस स्टेट में उपस्थित होता है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा तो याद करो थोड़ा थोड़ा, डेली देखोगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा। हाइड्रोजन क्लोराइड, ये फॉर्मूले बनाने में आपको इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर सिखाऊंगा कि हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl कैसे बना, ठीक है। वो इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद में मैं 1-2 दिन में डालने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर रखना। तो जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वो भी गैस है, तो बना क्या, सॉलिड। तो चेंज ऑफ स्टेट हुई कि नहीं हुई, सॉलिड से क्या बन गया, सॉरी गैस से क्या बन गया, सॉलिड, जो कि क्या है सब्लिमेशन प्रोसेस। ये कुछ भी काम नहीं है, मैं जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। क्लास 9th में के अंदर आपने पढ़ा जरूर होगा। तो अमोनिया गैस रिएक्ट्स विद, बस इसी को मैंने इंग्लिश में छाप दिया। अमोनिया गैस किसके साथ रिएक्ट होगी, विद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस टू प्रोड्यूस सॉलिड अमोनियम। आई कि नहीं आई बात समझ में दोस्त, बहुत ही आसान थी। चलो आगे डिस्कस कर कि चेंज ऑफ कलर क्या है। क्या बोल रहा हूँ, चेंज ऑफ कलर क्या है। तो सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर। भाई चेंज ऑफ स्टेट तो हमने देख लिया, कि सॉलिड से लिक्विड हो सकती है। तो कुछ रिएक्शन कलर की वजह से भी पहचानी जा सकती है कि भाई सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर, भाई कुछ का कलर चेंज हो जाता है। जैसे कि जो फेरस होता है वो सॉलिड स्टेट के अंदर होता है, जो कॉपर सल्फेट होता है CuSO4 जो कि एक्वस स्टेट के अंदर होता है। तो इसका जो कलर होता है ना कॉपर सल्फेट का, वो ब्लू कलर का होता है। क्या होता है, ब्लू कलर का। तो ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट्स। इनकी क्या कराई हमने, रिएक्शन में बनने के बाद में हमारे पास एक न्यू सब्सटेंस है जो कि है फेरस सल्फेट और कॉपर दोनों आ गए, जो कि लाइट ग्रीन हो गया। यहाँ पे था तो ब्लू और प्रोडक्ट जो है वो किसका है, लाइट ग्रीन का है। तो चेंज इन कलर हुआ कि नहीं हुआ, आप बोलोगे यस सर। तो सेकंड प्रॉपर्टी हुई कि नहीं हुई, कैरेक्टराइज किया कि नहीं किया, कि हमने कैरेक्टराइज कर दिया कि केमिकल रिएक्शन एक तो चेंज ऑफ स्टेट से पता लगाई जा सकती है और दूसरी है चेंज ऑफ कलर। बहुत ही अच्छी तरीके से याद करेंगे। उसके बाद में हमने कि एग्जाम्पल याद कर लेना, वो कि वो लाइन है सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन कलर। वहां पे क्या था, चेंज इन स्टेट, बस थोड़ा थोड़ा चेंज करना है। उसके बाद में इसको इंग्लिश में छाप दिया, व्हेन ए फ्यू पीसेस ऑफ आयरन एडेड टू ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। वही बात है, आयरन को कॉपर सल्फेट के अंदर मिलाया तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आया वो आया फेरस सल्फेट और उसका कलर था लाइट ग्रीन और प्लस में कॉपर। तो हमने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ ली। और थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर गैस भी रिलीज हो ना तो भी पता चल जाएगा हमें कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस। भी गैस निकलने से ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। जैसे कि जिंक होता है, अगर उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जो कि एसिड होता है, उसको अगर हम रिएक्शन कराएं तो हमारे पास आएगा ZnSO4 + H2, ठीक है। ये आ रहा देखो, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन आएगा, तो हाइड्रोजन आई, अरे हाइड्रोजन तो गैस है, तो गैस रिलीज हुई, गैस भी रिलीज होगी तो इवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, यानी कि गैस रिलीज हुई तो ये भी कैरेक्टराइज्ड हो गया कि ये केमिकल रिएक्शन हुई है यहाँ पे। तो एग्जांपल भी याद कर सकते हो पेपर के अंदर लिखने के लिए। चेंज इन टेम्परेचर, सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर से पता लगाया जा सकता है कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए कि हमने क्विक लाइम होता है CaO + H2O, ठीक है, उसको हमने रिएक्ट कराया CaOH2 + हीट, क्या करा, हीट कर दिया। तो मैंने बोला कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है, वाटर। वाटर का तो सबको फॉर्मूला याद होगा, जो बना हमारे पास क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या बोला, स्लैक्ड लाइम, इसको क्या बोलते हैं, स्लैक्ड लाइम, ठीक है। और ये क्या होता है, क्विक लाइम, ठीक है, इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, क्विक लाइम होता है। व्हेन ए क्विक लाइम रिएक्ट विद वाटर, क्विक लाइम था, किसके साथ रिएक्ट किया, वाटर के साथ रिएक्ट, तो स्लैक्ड लाइम बना कि नहीं बना। उसके बाद में रिलीज हुआ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, तो हीट भी रिलीज होगी, यानी कि टेम्परेचर के अंदर भी चेंज आएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद में बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। भाई 4 चीजें तो हमने बात कर ली, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, ठीक है, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट और
देख लेंगे। उसके बाद में हमने हीट का पता किया और एवोल्यूशन ऑफ गैस का पता किया। आई बात समझ में? 4 चीजें बात होगी। अब बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट होता क्या है? जो जैसे कि सॉलिड जो डिजोल्व ना हो, जैसे कि हमने एक पानी, ठीक है, इसके अंदर हम चीनी डालते हैं, क्या डालते हैं? शुगर, ठीक है, शुगर डालते हैं, शुगर डालते रहेंगे, एक गिलास के अंदर एक हद तक वो शुगर डिजोल्व होगी और कुछ देर बाद में शुगर ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, और पानी के अंदर वो डिजोल्व नहीं होगी, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? क्रिस्टलाइज हो जाएगी, यानी कि नीचे सेटल डाउन होने लग जाएगी। नीचे जो सेटल डाउन होगी, उसको जो परत होगी उसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। जो डिजोल्व ना हो, ठीक है, जो डिजोल्व ना हो उसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। तो हम प्रेसिपिटेट से पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। जैसे कि H2SO4, ठीक है, को हमने सल्फ्यूरिक एसिड को बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 के साथ रिएक्ट कराते हैं तो BaSO4 प्लस ट्वाइस ऑफ HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिन, और ये क्या, इसको फॉर्मूला क्या नाम होगा? बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो अगर इन दोनों को हमने किया तो बेरियम सल्फेट होता है, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। क्या बनाएगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। प्रेसिपिटेट बन गया कि नहीं बना? ये रिएक्शन हुई तो प्रेसिपिटेट बना। प्रेसिपिटेट बनेगा तो भी उसको क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन हुई है। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन बवाल मचा दिया कि केमिकल रिएक्शन होती क्या है। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाया था केमिकल रिएक्शन कुछ भी नहीं होती है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन कुछ भी नहीं है। अगर आप अच्छे से समझोगे तो केमिकल रिएक्शन बहुत आसान है, ठीक है। जो दोबारा से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस फॉर्म, नया सब्सटेंस फॉर्म होगा उसको क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू अनदर एलिमेंट, भाई एटम भी चेंज नहीं होगा। तो आप समझ में आ गया होगा केमिकल रिएक्शन होती क्या है। उसके बाद में बात करने वाला है कि केमिकल रिएक्शन, ए केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ ए सिंबल एंड फॉर्मूला। वही केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन अलग अलग चीज होती है। क्या बोल सकते हो कि केमिकल रिएक्शन? नहीं, ये क्या बोलोगे? केमिकल इक्वेशन। क्या बोलोगे? केमिकल इक्वेशन। समझ में आई बात? केमिकल इक्वेशन क्यों बोलोगे? एक होती है वर्ड इक्वेशन, एक होती है केमिकल इक्वेशन। जिसको वर्ड इक्वेशन बोलते हैं, जैसे कि ए केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन हो गई, ये तो एक प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हैं? ये प्रोसेस जो हुआ इसको क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। और जो फॉर्मूला लिखा है पूरा, इसको क्या बोलेंगे? केमिकल इक्वेशन। कोई भी आई बात समझिए, आप बोलोगे यस। जैसे कि मैंने बोला कि मैग्नीशियम, मैंने पूरा नाम लिखा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, लिखा कि नहीं लिखा? क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये तो क्या हो गया? रिएक्टेंट, और ये क्या हो गया? प्रोडक्ट। भाई इन दोनों का रिएक्शन किया तो वो प्रोडक्ट मिले। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। क्या बोलोगे इसको? वर्ड इक्वेशन। भाई वर्ड लिखा मैंने पूरा, क्या लिखा है? वर्ड लिखा। तो बहुत आसान है, जिसके अंदर पूरा वर्ड लिखा हो उसको क्या बोलोगे? वर्ड इक्वेशन। और जिसके अंदर पूरा वर्ड ना लिखा हो, इसका फॉर्मूला लिखा हो, जैसे कि ट्वाइस ऑफ Mg प्लस ऑक्सीजन ट्वाइस ऑफ MgO, तो जो जिसके अंदर फॉर्मूला लिखा हो उसको क्या बोलोगे? केमिकल इक्वेशन। बात खत्म। आई बात समझ में? जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उसको क्या बोलोगे? केमिकल इक्वेशन। बस यही बात की गई है। एक केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। इसको आप काट के केमिकल इक्वेशन करो कि केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन बताना चाह रहा हूँ आपको, आप बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। अगर वर्ड के अंदर लिखा तो उसको बोलोगे दिस इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। भाई वर्ड के अंदर लिखा था द वर्ड इक्वेशन कैन चेंज इनटू ए केमिकल इक्वेशन बाय राइटिंग सिंबल। भाई सिंबल लिख देंगे, वर्ड इक्वेशन को चेंज कर सकते हैं। केमिकल इक्वेशन के अंदर वर्ड लिख दो। आई बात समझिए, आप बोलोगे यस सर। तो बहुत अच्छी तरीके से आप ये चीज समझ में आई होगी। अब बात करने वाले कि केमिकल इक्वेशन कितने टाइप की होती है। क्या बोलोगे? केमिकल इक्वेशन कितने टाइप की होती है? तो मैं बोलूंगा 2 टाइप की होती है। मैं क्या बोलूंगा? 2 टाइप की होती है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, बात करते हैं। वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, वो इसी के ऊपर डिपेंड है दोस्त। आई बात समझिए। तो हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि मैंने बोला, इधर बात करते हैं, इसको इधर रखते हैं। जैसे कि मैंने बोला, देखिएगा दिखाई दे रहा होगा आपको। जैसे कि मैंने बोला कि भाई हाइड्रोजन है, क्या है? हाइड्रोजन है। इसका करवा रहे हैं हम रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, करवाया। आप बोलोगे प्रोडक्ट बनेगा वाटर, बना के नहीं बना? तो ये दोनों क्या था? रिएक्टेंट। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिला दिया तो क्या बन गया? वाटर बन गया।
आप बोलोगे कि एटम तो इक्वल है ही नहीं, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 हाइड्रोजन है, इक्वल है। ऑक्सीजन तो इक्वल नहीं है, देखो O के नीचे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ऑक्सीजन इधर के 2 एटम है, इधर 1। तो अनइक्वल एटम हो तो उसके अंदर क्या बोलते हैं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और जिसके अंदर बैलेंस हो यानी कि एटम की संख्या इक्वल हो, जैसे कि ये इक्वेशन है, उसको हमने देखेंगे कि इसके अंदर हमारे एटम्स हैं वो इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। जैसे कि जिंक, इधर जिंक का 1 ही है, इधर कितने हैं, 1 है, बराबर। फिर बात करने वाले हैं इधर हाइड्रोजन के 2 हैं, देखो H2 नीचे, इधर हाइड्रोजन 2 है, बिल्कुल सही बात है। इधर सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 4 है। और ये तो बहुत आसान हो गया। इसको क्या बोलोगे, एटम इक्वल दोनों साइड, तो क्या बोलोगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बस इसको शब्द के अंदर छाप दिया इंग्लिश के अंदर, हैज अनइक्वल नंबर ऑफ एटम। मैंने बता था, जो चीज मैंने समझाई है उसी को इंग्लिश में छाप दिया, हैज अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 1 और मोर एलिमेंट्स। भाई एक एलिमेंट हो या एक से ज्यादा एलिमेंट हो, वो अनइक्वल नंबर हो इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। भाई रिएक्टेंट इधर था, रिएक्टेंट के अंदर और प्रोडक्ट के अंदर अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स हो, चाहे वो 1 हो या 1 से ज्यादा। वही सेम बात इधर है, हैज इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। भाई अलग अलग एलिमेंट थे, सभी के इक्वल एटम है कि इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड इक्वल एटम है, तो उसको क्या बोलोगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बस इतनी बात थी। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं द बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब बात आई है वो जो पीछे मैंने लिख रखा था, वो मैंने पीछे स्किप कराया था, आप देख पा रहे होंगे कि मैंने लिखा था द केमिकल रिएक्शन फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये चीज मैंने बताई थी। इसको अब डिस्कस करने की बारी है कि द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि हम मास को न तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कि न तो बिगाड़ सकते हैं और ना ही बना सकते हैं। ठीक है, न मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, न तो मास बनाया जा सकता और न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। जैसे कि इसका मास होता है, हाइड्रोजन का मास होता है, ऑक्सीजन का मास होता है। हाइड्रोजन का जैसे कि 2 मास होता है, ठीक है, एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन का जैसे कि 2, तो 2 को 2 से किया, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू कितना कर दिया 2 से। ठीक है, ये कितना होगा 32 प्लस 4, ये क्या होगा 36। जो रिएक्टेंट का जो एटॉमिक मास है वो कितना है 36, और जो प्रोडक्ट का एटॉमिक मास होगा वो कितना होगा, तो हाइड्रोजन का 2 था, 2 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16, तो ये कितना हो गया 4, और ये कितना हो गया 16, कितना होगा 20, तो 20 36 के इक्वल नहीं है, तो इसलिए अनबैलेंस्ड है। तो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल इक्वेशंस होती हैं, केमिकल इक्वेशंस जो होती हैं उनको बैलेंस्ड करना बहुत जरूरी होता है। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन स्टेबल नहीं होती है। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो मास को ऊपर डिपेंड है। भाई मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता ना डिस्ट्रॉय किया जाता। सिमिलरली द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल इक्वेशन। भाई पहले रिएक्शन से पहले यानी कि रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए। वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। हमें जरूरत होती है कि अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस कर दिखाना होगा। इतनी बात समझ में आई होगी। तो जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर इसका पार्ट 2, 3, 4 देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो आते सबसे पहले आपके पास अपडेट जाए। और इसकी प्लेलिस्ट में तैयार कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और प्लेलिस्ट के ऊपर जाएंगे और हमारे बेस्ट नोट्स और टॉपर्स के नोट्स को मिक्स करके हमने ये बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बनाए। इससे बाहर कोई क्वेश्चन जा ही नहीं सकता। एक चैप्टर आप पूरा करिएगा, उसके बाद में देखिएगा बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा, तो देखिएगा। चलो, थैंक यू।